15 साल बाद पति कलेक्टर बनकर गांव पहुंचा। पत्नी ईंट भट्टे पर काम करती मिली। फिर जो हुआ। सुबह की हल्की सुनहरी धूप गांव रामपुर की कच्ची गलियों पर बिखर रही थी। खेतों से आती मिट्टी की सौंधी खुशबू, बैलों की घंटियों की मधुर आवाज और चूल्हों से उठता धुआं पूरे गांव को एक अपनापन दे रहा था। लेकिन उसी गांव के आखिरी छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी के भीतर जिंदगी किसी अधूरे सपने की तरह सिसक रही थी। उस झोपड़ी में रहता था रवि, एक गरीब किसान का पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार बेटा, जिसकी आंखों में बड़ा अफसर बनने का सपना था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था और बूढ़ी मां भी लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई थी। अब उस झोपड़ी में उसके साथ केवल उसकी पत्नी सीता थी, जिसने शादी के दिन ही उसके हाथ पकड़कर कहा था, मेरे लिए महलों से बड़ा तुम्हारा साथ है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी। शादी को मुश्किल से 6 महीने हुए थे, लेकिन गरीबी ने दोनों की जिंदगी को इस तरह जकड़ रखा था कि कई बार एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। रवि दिन भर नौकरी की तलाश में शहर शहर भटकता और शाम को खाली हाथ लौट आता। हर बार उसके चेहरे पर हार की परछाई होती, लेकिन सीता मुस्कुराकर कहती, जिस इंसान के इरादे बड़े होते हैं उसकी मंजिल भी बड़ी होती है। गांव वाले रवि का मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे कलेक्टर बनने चला है, पहले अपने घर की छत तो ठीक करा ले। कोई हंसकर बोलता, गरीबों के सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं। रवि सब सुनकर भी चुप रहता, क्योंकि उसे अपने सपनों से ज्यादा अपनी पत्नी की उम्मीदों की चिंता थी। एक दिन तहसील से लौटते समय उसकी नजर अखबार में छपे सिविल सेवा परीक्षा के विज्ञापन पर पड़ी। वो देर तक उसी कागज को देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार ऐसा लगा जैसे अंधेरे में किसी ने दीपक जला दिया हो। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, सीता, अगर मैं पूरी मेहनत करूं तो कलेक्टर बन सकता हूं। सीता ने बिना एक पल गवाए उसका हाथ थाम लिया और बोली, तुम सिर्फ कोशिश करो, बाकी सारी लड़ाई मैं लड़ूंगी। अगले ही दिन से उसने गांव के लोगों के घरों में बर्तन मांजने, खेतों में मजदूरी करने और ईंट ढोने तक का काम शुरू कर दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलती और रात अंधेरे में लौटती, लेकिन चेहरे पर थकान से ज्यादा उम्मीद होती। रवि दिन रात पढ़ाई में डूब गया। झोपड़ी की छत से बारिश टपकती तो सीता अपने हाथों से पानी रोकती ताकि किताबें भीग न जाएं। कई रातें ऐसी गुजरी जब दोनों ने आधी रोटी बांटकर खाई, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। धीरे धीरे घर का सारा सामान बिकने लगा। पहले रेडियो गया, फिर चारपाई, फिर मां की पुरानी अलमारी और आखिर में सीता के शादी के गहने भी। जब रवि ने विरोध किया तो सीता मुस्कुराकर बोली, ये गहने मेरे किस काम के, अगर तुम्हारा सपना ही अधूरा रह जाए। उसकी ये बात सुनकर रवि की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे जान चली जाए, लेकिन इस त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। उधर गांव के कुछ लालची लोगों की नजर उनकी झोपड़ी की जमीन पर थी। वे चाहते थे कि किसी तरह रवि और सीता गांव छोड़ दें ताकि वो जमीन हड़प सके। धीरे धीरे उनके खिलाफ साजिशें शुरू होने लगी। कभी मजदूरी का पैसा रोक लिया जाता, कभी रवि को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो कभी झूठी अफवाहें फैलाकर दोनों को बदनाम करने की कोशिश की जाती। लेकिन सीता हर बार रवि से यही कहती, तुम पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि मंजिल हमेशा आगे होती है। समय बीतता गया। परीक्षा का दिन भी आ गया। रवि शहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पास बस का किराया तक नहीं था। तभी सीता ने चुपचाप अपनी मां की आखिरी निशानी, चांदी की पायल, उसके हाथ में रख दी। रवि समझ गया कि ये केवल पायल नहीं, बल्कि उसकी पत्नी का आखिरी सहारा था। उसका गला भर आया। उसने पायल वापस करनी चाहिए, मगर सीता ने उसकी मुट्ठी बंद कर दी और बोली, आज अगर ये पायल तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे तो समझूंगी मैंने इसे सही जगह चढ़ाया है। रवि भारी कदमों से बस में बैठ गया। बस धीरे धीरे गांव से दूर निकल गई और सीता धूल उड़ाती सड़क पर तब तक खड़ी रही
जब तक बस उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का ये बिछड़ना केवल कुछ दिनों का नहीं, बल्कि पूरे 15 वर्षों की ऐसी दूरी बनने वाला है जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। परीक्षा देने के बाद रवि शहर में ही रुक गया, क्योंकि उसे एहसास था कि अगर वो बार बार गांव लौटेगा तो गरीबी और जिम्मेदारियां उसके सपनों की रफ्तार धीमी कर देंगी। उधर सीता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे खुद ही समझाया था कि जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक पीछे मुड़कर मत देखना। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहे। सीता अपनी हर चिट्ठी में यही लिखती कि गांव में सब ठीक है, वो खुश है और रवि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। अब वो सुबह अंधेरा रहते ही पास के ईंट भट्टे पर पहुंच जाती, जहां दिन भर सिर पर ईंटों का बोझ ढोते ढोते उसके कंधों की चमड़ी तक छिल जाती। तपती धूप उसके चेहरे की चमक छीन रही थी, मगर उसकी आंखों में पति के कलेक्टर बनने का सपना अब भी वैसा ही चमकता था। मजदूरी से मिलने वाले थोड़े से पैसों में वो अपना पेट आधा भरती और बाकी पैसे रवि को भेज देती। दूसरी ओर शहर में रवि किराए के एक छोटे से कमरे में रहता था। दिन में लाइब्रेरी और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन हर बार सीता की मुस्कुराती हुई तस्वीर उसे फिर से खड़ा कर देती। समय धीरे धीरे बीतने लगा। पहली बार परीक्षा में वो इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन अंतिम सूची में उसका नाम नहीं आया। ये खबर सुनते ही उसका आत्मविश्वास टूट गया। उसने उसी रात सीता को चिट्ठी लिखी कि शायद वो इस सपने के लायक नहीं है और अब गांव लौट आना चाहता है। कुछ दिनों बाद सीता का जवाब आया, जिसमें केवल एक ही पंक्ति लिखी थी, हार वही मानता है जिसने अपने सपनों से प्यार करना छोड़ दिया हो, और मेरा रवि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस एक वाक्य ने रवि के भीतर फिर से आग जला दी। उसने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी, लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। गांव के दबंगों ने सीता पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो झोपड़ी और जमीन छोड़कर कहीं और चली जाए। जब उसने इनकार किया तो उसकी मजदूरी बंद करवा दी गई। मजबूरी में उसे दूसरे गांव के एक बड़े ईंट भट्टे पर काम करना पड़ा, जहां मजदूरों से इंसानों जैसा नहीं बल्कि जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। वहां सुबह से रात तक लगातार काम करना पड़ता, थोड़ी सी गलती पर गालियां मिलती और कई बार मजदूरी भी काट ली जाती। फिर भी सीता ने कभी रवि को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। उसने हर दर्द अपने आंचल में छिपा लिया। उधर रवि पूरी तरह पढ़ाई में डूब चुका था। एक दिन अचानक उसकी सारी चिट्ठियां वापस लौट आईं। उसने कई बार गांव में संदेश भिजवाया, लेकिन कोई सही जवाब नहीं मिला। दरअसल गांव के ही एक लालची आदमी ने जानबूझकर उसकी चिट्ठियां सीता तक पहुंचने नहीं दी, ताकि दोनों का संपर्क हमेशा के लिए टूट जाए। सीता भी महीनों तक डाकिये का इंतजार करती रही, लेकिन जब कोई चिट्ठी नहीं आई तो उसके मन में ये डर बैठ गया कि शायद रवि अपनी नई दुनिया में उसे भूल चुका है। कई रातें वो रोते रोते बिताती, मगर अगले ही दिन फिर मुस्कुराकर ईंटों का बोझ सिर पर उठा लेती और मन ही मन कहती, अगर मेरा दर्द उसके सपनों की कीमत है तो मुझे ये सौदा मंजूर है। इसी बीच रवि ने अपनी दूसरी कोशिश में लिखित परीक्षा शानदार अंकों से पास कर ली और इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। उसे ये नहीं पता था कि जिस पत्नी के भरोसे वो आज इस मुकाम तक पहुंचा है, वो खुद फटे हुए कपड़ों में ईंट भट्टे की धूल और धुएं के बीच अपनी पहचान तक खो चुकी है। उधर सीता की झोपड़ी भी एक रात तेज बारिश में गिर गई। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची, इसलिए उसने ईंट भट्टे के पास बनी मजदूरों की एक छोटी सी टीन की झोपड़ी में अपना ठिकाना बना लिया। उसके हाथों की मेहंदी कब की मिट चुकी थी, मांग का सिंदूर धूल में दब चुका था, लेकिन उसने अपने गले का मंगलसूत्र आज भी उतारना मंजूर नहीं किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन उसका रवि जरूर लौटेगा। उसे ये नहीं मालूम था कि उसी समय शहर में इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा रवि अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा था, जो उसकी किस्मत ही नहीं बल्कि 15 साल बाद होने वाली
उस भावनात्मक मुलाकात की नींव भी रखने वाली थी। 3 महीने बाद वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार न केवल रवि बल्कि सीता ने भी अपने हर आंसू की कीमत देकर किया था। सुबह जैसे ही सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित हुआ, रवि का नाम पूरे देश की मेरिट सूची में चमक रहा था। कुछ ही घंटों में मीडिया, अधिकारी और शहर के बड़े लोग उसे बधाई देने पहुंच गए। हर कोई उसकी सफलता की कहानी जानना चाहता था, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता कि इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है, उसकी आंखों के सामने केवल सीता का चेहरा आ जाता। वो बार बार उसे याद करता, लेकिन वर्षों से न कोई चिट्ठी मिली थी और न ही कोई खबर। उसने गांव में कई लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, मगर किसी ने कहा कि सीता शायद कहीं चली गई, तो किसी ने झूठ बोल दिया कि उसने दूसरी शादी कर ली। ये सुनकर रवि का दिल टूट गया। उसने बहुत खोजा, कई बार गांव भी गया, लेकिन जिन लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची थी, उन्होंने उसे यही यकीन दिला दिया कि सीता अब उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। भारी मन से रवि ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। साल दर साल बीतते गए। वो एक ईमानदार अधिकारी के रूप में पहचान बनाने लगा। जहां भी उसकी पोस्टिंग हुई, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, गरीबों को न्याय दिलाया और हर फैसले में इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। लोग कहते थे कि इस कलेक्टर की आंखों में हमेशा कोई अधूरा दर्द दिखाई देता है, जिसे वो कभी किसी से नहीं कहता। उधर सीता की जिंदगी हर गुजरते साल के साथ और कठिन होती चली गई। अब उसके बालों में सफेदी झलकने लगी थी। हथेलियां इतनी कठोर हो चुकी थी कि उनमें दरारें पड़ गई थी और चेहरा धूप व धूल से झुलस चुका था। फिर भी उसने कभी अपने गले का मंगलसूत्र नहीं उतारा। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर अक्सर उसका मजाक उड़ाते कि किस पति का इंतजार कर रही है, लेकिन वो मुस्कुराकर बस इतना कहती, जिस दिन मेरा विश्वास टूट जाएगा, उसी दिन मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। कई बार मालिक ने उसे मजबूर किया कि वो कहीं और काम करे या मजदूरी छोड़ दे, लेकिन उसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। गांव में उसकी झोपड़ी पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था और पंचायत ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। फिर भी उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसने अपने स्वाभिमान को गरीबी से भी बड़ा माना। देखते देखते पूरे 15 वर्ष बीत गए। एक दिन राज्य सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल की घोषणा की। रवि का नाम उस सूची में सबसे ऊपर था। उसे उसी जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया जहां उसका अपना गांव रामपुर पड़ता था। आदेश पढ़ते ही उसके हाथ कांप उठे। 15 वर्षों से दबा हुआ अतीत अचानक उसकी आंखों के सामने जीवित हो गया। उसने धीरे से फाइल बंद की और खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन कहा, अगर सीता इस दुनिया में कहीं भी होगी तो इस बार मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। उसी समय दूसरी ओर रामपुर से कुछ किलोमीटर दूर उसी पुराने ईंट भट्टे पर सीता सिर पर ईंटों का भारी गट्ठर उठाए तपती दोपहर में चल रही थी। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, माथे से पसीना लगातार टपक रहा था और सांसें तेज चल रही थी, लेकिन वो बिना रुके काम करती जा रही थी, क्योंकि उस दिन मजदूरी न मिलने का मतलब था रात का चूल्हा ठंडा रह जाना। तभी भट्टे पर खबर पहुंची कि अगले सप्ताह जिले के नए कलेक्टर निरीक्षण पर आने वाले हैं। ये सुनकर मालिक घबरा गया और उसने मजदूरों को धमकाया कि कोई भी उनके सामने सच्चाई नहीं बताएगा, वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सीता ने ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं आया। उसके लिए कलेक्टर भी बस एक बड़ा अधिकारी था। उसे क्या पता कि जिसकी तस्वीर कभी उसने अपने सपनों में सजाई थी, वही अब पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर उसी की किस्मत का दरवाजा खटखटाने वाला है। दूसरी तरफ रवि सरकारी गाड़ी में बैठकर अपने नए जिले की ओर रवाना हो चुका था। रास्ते भर उसकी आंखें सड़कों से ज्यादा उन यादों को तलाश रही थी जिन्हें समय भी मिटा नहीं पाया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी को वो वर्षों से खोया हुआ मान चुका है, वो उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर धूल, धुएं और जलती हुई भट्टियों के बीच रोज अपना जीवन खपा रही है
और नियति अब दोनों की मुलाकात ऐसे मोड़ पर कराने वाली थी जिसकी कल्पना न रवि ने कभी की थी और न ही सीता ने। रवि ने जिले के नए कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभालते ही साफ घोषणा कर दी कि उसके जिले में गरीबों का शोषण, अवैध कब्जे और मजदूरों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी ईमानदारी की चर्चा कुछ ही दिनों में पूरे जिले में फैल गई। बड़े बड़े ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारी उसके नाम से घबराने लगे, क्योंकि वो बिना सूचना दिए किसी भी जगह निरीक्षण करने पहुंच जाता था। एक सुबह उसने जिले के सभी ईंट भट्टों की सूची मंगवाई। फाइल पलटते पलटते उसकी नजर रामपुर के पास स्थित उसी पुराने भट्टे पर पड़ी, जहां वर्षों से मजदूरों के शोषण की कई शिकायतें दर्ज थी। उसने तुरंत आदेश दिया कि आज का पहला निरीक्षण वहीं होगा। उधर भट्टे का मालिक ये खबर सुनते ही बौखला गया। उसने मजदूरों को नई वर्दियां बांट दी, टूटे हुए कमरों के सामने पर्दे लगवा दिए, बच्चों और बूढ़ों को पीछे छिपा दिया और सभी को धमकी दी कि अगर किसी ने मजदूरी, मारपीट या बंधुआ जैसे हालात की शिकायत की तो उसका हिसाब उसी दिन कर दिया जाएगा। सीता ये सब चुपचाप देख रही थी। 15 वर्षों ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि अब डर उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देता था, लेकिन अन्याय देखकर उसका मन आज भी तड़प उठता था। दोपहर होते होते कलेक्टर का काफिला धूल उड़ाता हुआ भट्टे के मुख्य द्वार पर पहुंचा। पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और मीडिया के कुछ लोग भी साथ थे। रवि गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर अधिकार की गंभीरता थी, लेकिन दिल के किसी कोने में अपने गांव की मिट्टी की खुशबू पुराने घावों को फिर से जगा रही थी। उसने निरीक्षण शुरू किया। मजदूर सिर झुकाकर खड़े थे, कोई आंख उठाकर भी नहीं देख रहा था। तभी उसकी नजर दूर एक महिला पर पड़ी, जो सिर पर एक साथ कई ईंटें रखे लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। उसके कपड़े धूल से सने थे, चेहरा धूप से झुलस चुका था और हाथों की नसें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मसम्मान था। अचानक उसका पैर फिसला और ईंटों का पूरा बोझ जमीन पर बिखर गया। मालिक गुस्से से दौड़ा और सबके सामने उसे अपमानित करने लगा। रवि ने तेज आवाज में कहा, रुक जाइए। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। वो खुद आगे बढ़ा, जमीन पर गिरी ईंटें उठाई और उस महिला से शांत स्वर में पूछा, आपका नाम क्या है? महिला ने बिना उसकी ओर देखे धीमी आवाज में कहा, सीता। ये नाम सुनते ही रवि का दिल एक पल के लिए थम गया। उसकी उंगलियां कांप उठीं। उसने दोबारा ध्यान से उस चेहरे को देखा, लेकिन 15 वर्षों की धूप, धूल और संघर्ष ने उसे इतना बदल दिया था कि वो पहचान नहीं पाया। दूसरी और सीता ने भी एक क्षण के लिए कलेक्टर की आवाज सुनी तो उसे लगा जैसे ये स्वर कहीं पहले भी सुन चुकी है, लेकिन उसने तुरंत उस भावना को दबा दिया। उसके मन ने कहा, मेरा रवि अब कहाँ होगा? ये तो जिले का कलेक्टर है। रवि ने बातचीत आगे बढ़ाई और पूछा, आप कब से यहां काम कर रही हैं? सीता ने बिना किसी शिकायत के उत्तर दिया, लगभग 15 साल से। यही मेरी दुनिया है। यह सुनकर रवि के भीतर अजीब सी बेचैनी उठी। उसे लगा जैसे कोई अनदेखा धागा इस महिला को उसके अतीत से जोड़ रहा हो। तभी उसकी नजर सीता के गले में पड़े पुराने घिसे हुए मंगलसूत्र पर गई। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपनी शादी के दिन अपने हाथों से पहनाया था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सच्चाई जानना चाहता था। उसने वहीं मौजूद अधिकारियों को मजदूरों के बयान दर्ज करने का आदेश दिया। शुरुआत में सब लोग डरे हुए थे, लेकिन जब रवि ने कहा, आज किसी गरीब की आवाज दबेगी नहीं, ये मेरा वादा है, तो पहली बार कई मजदूरों ने मालिक की ज्यादतियों का सच बताना शुरू कर दिया। सीता अब भी चुप खड़ी थी। उसने अपने लिए एक शब्द भी नहीं कहा। रवि उसकी खामोशी को समझ नहीं पा रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि इस महिला की आंखों में कोई ऐसी कहानी दबी है जिसे सुनकर शायद उसकी अपनी जिंदगी बदल जाएगी। निरीक्षण खत्म होने ही वाला था
कि अचानक तेज हवा का झोंका आया। सीता के आंचल में वर्षों से संभाल कर रखा एक पुराना पीला पड़ चुका कागज उड़कर सीधे रवि के पैरों के पास आ गिरा। रवि ने झुककर उसे उठाया। जैसे ही उसने उस कागज को पलटा, उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि वो उसकी अपनी लिखावट में लिखा हुआ 15 साल पुराना वो अधूरा खत था, जिसे उसने कभी अपनी पत्नी सीता के नाम भेजा था और जिसे वो समझ बैठा था कि शायद कभी उसके पास पहुंचा ही नहीं। रवि के हाथों में वो पुराना खत कांप रहा था। कागज इतना पुराना हो चुका था कि उसके किनारे फटने लगे थे, लेकिन उस पर लिखे हर शब्द को वो बिना रुके पहचान गया, क्योंकि ये वही खत था जो उसने अपनी पहली असफलता के बाद सीता को लिखा था। उसकी आंखें फैल गई और दिल में एक साथ हजारों सवाल उठने लगे। अगर ये खत सीता के पास था, तो फिर वो उससे कभी मिली क्यों नहीं? उसने कभी जवाब क्यों नहीं दिया? रवि ने धीरे धीरे अपनी नजर उस महिला की ओर उठाई। अब वो पहली बार उसे ध्यान से देख रहा था। चेहरे पर समय की गहरी लकीरें थी, माथे पर पसीने और धूल की परत थी, हाथों में गहरे घाव थे, लेकिन उसकी आंखें वही आंखें थी जिनमें कभी उसने अपने भविष्य के सपने देखे थे। रवि की सांसें तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये खत तुम्हें कहां मिला? सीता ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द, इंतजार और टूटा हुआ विश्वास एक साथ तैर रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, यह मेरे पति का आखिरी खत था। इसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। मैंने इसे 15 साल से अपने आंचल में संभाल कर रखा है। जब भी हिम्मत टूटती थी, इसे पढ़कर फिर जीने की ताकत मिल जाती थी। ये सुनते ही रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भर्रा गई। उसने धीरे से कहा, सीता, मेरी तरफ देखो। जैसे ही सीता ने गौर से उसके चेहरे को देखा, उसका पूरा शरीर सिहर उठा। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। वो कुछ पल तक बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। फिर उसके होंठ कांपे और बेहद धीमी आवाज निकली, रवि। अगले ही क्षण उसके हाथ से ईंट गिर गई और वो लड़खड़ाकर नीचे बैठ गई। पूरे भट्टे में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिले का कलेक्टर और ये साधारण मजदूर महिला एक दूसरे को देखकर क्यों रो रहे हैं। रवि तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से सीता का चेहरा उठाया। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। 15 साल का दर्द बिना शब्दों के बह रहा था। कुछ देर तक दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर रवि फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, मैंने तुम्हें हर जगह खोजा। मुझे सबने कहा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। किसी ने कहा तुमने दूसरी शादी कर ली। मैं हार गया था सीता, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। सीता भी रोते हुए बोली, और मुझे सबने कहा कि तुम कलेक्टर बन गए, नई दुनिया मिल गई, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। मैंने हर डाकिये का इंतजार किया, हर राह देखी, लेकिन तुम नहीं आए। तभी वहां मौजूद एक बूढ़ा मजदूर आगे आया और कांपती आवाज में बोला, साहब, आप दोनों को अलग करने वाले यही लोग हैं। इन्होंने आपकी सारी चिट्ठियां रोक ली थी। गांव में झूठ फैलाया गया था ताकि आपकी जमीन हड़प ली जाए। बहू ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। इसने 15 साल तक आपका नाम लेकर ही जीवन काटा है। यह सुनते ही रवि की मुट्ठियां भींच गई। उसकी आंखों में पहली बार एक अधिकारी का नहीं, बल्कि उस पति का दर्द दिखाई दे रहा था जिसकी दुनिया छल से उजाड़ दी गई थी। उसने तुरंत पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि उसी समय गांव के उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने चिट्ठियां छिपाई, जमीन पर कब्जा किया और एक निर्दोष महिला को 15 वर्षों तक अन्याय सहने पर मजबूर किया। पुलिस तुरंत रवाना हो गई। उधर भट्टे का मालिक डर के मारे रवि के पैरों में गिर पड़ा और अपनी सफाई देने लगा। लेकिन रवि ने सख्त आवाज में कहा, जिस इंसान ने मजदूरों का खून पसीना लूटा है, उसके लिए कानून से बड़ा कोई सहारा नहीं। उसने पूरे भट्टे को तत्काल सील करने का आदेश दिया और सभी मजदूरों के बकाया वेतन, रहने की व्यवस्था
और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद वो फिर सीता के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं कलेक्टर तो बन गया, लेकिन जिस इंसान ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया उसे ही अकेला छोड़ दिया। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? सीता ने आंसू पोंछे हल्की सी मुस्कान के साथ अपना वही पुराना उत्तर दोहराया, तुमने मुझे नहीं छोड़ा था रवि। हमें किस्मत और लोगों की साजिश ने अलग किया था। अगर मेरे त्याग से तुम्हारे हाथों हजारों गरीबों को न्याय मिला है तो मुझे अपने दर्द का कोई अफसोस नहीं। ये सुनकर वहां खड़े हर अधिकारी, हर मजदूर और हर पुलिसकर्मी की आंखें नम हो गई। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि पुलिस ने गांव से लौटते समय एक ऐसी खबर दी जिसने रवि और सीता दोनों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ियां ईंट भट्टे पर वापस आकर रुकी। पुलिस अधीक्षक तेज कदमों से रवि के पास पहुंचे और बोले, सर, आपकी जमीन पर कब्जा करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जांच के दौरान एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रवि ने गंभीर स्वर में कहा, साफ साफ बताइए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 15 साल पहले जब रवि शहर में परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान गांव के दबंगों ने उसकी पुश्तैनी जमीन हड़पने की योजना बनाई थी। उन्होंने डाकिये को पैसे देकर रवि और सीता की सारी चिट्ठियां बीच में ही रुकवा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पंचायत में झूठे गवाह खड़े कर दिए कि रवि ने अपनी जमीन बेच दी है और गांव छोड़ दिया है। जब सीता ने इसका विरोध किया तो उसे तरह तरह से परेशान किया गया, उसकी झोपड़ी तोड़ दी गई और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ये सब सुनकर रवि की आंखें गुस्से से लाल हो गई, लेकिन अगले ही पल पुलिस अधीक्षक ने एक और फाइल उसके हाथ में रख दी। उस फाइल में पुराने दस्तावेज, बैंक की रसीदें और कुछ हस्ताक्षरित कागज थे। रवि ने जैसे ही उन्हें पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि उसकी सिविल सेवा की कोचिंग, परीक्षा शुल्क, किराए और कई वर्षों के खर्च का बड़ा हिस्सा किसी अनजान व्यक्ति ने अलग अलग नामों से जमा कराया था। जांच में खुलासा हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि सीता ही थी। उसने अपनी शादी के गहने बेचने के बाद भी जब पैसे कम पड़ गए तो खेतों में मजदूरी की, ईंट भट्टे पर दिन रात काम किया, कई बार भूखी रही, यहां तक कि अपनी मां की बची हुई एक छोटी सी जमीन भी बेच दी, लेकिन कभी रवि को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। उसने बैंक में अपना नाम छिपाकर पैसे जमा कराए ताकि रवि को कभी ये महसूस ना हो कि उसकी पढ़ाई किसी बोझ पर चल रही है। ये पढ़ते ही रवि की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपते हुए सीता की ओर देखा, लेकिन सीता हमेशा की तरह शांत खड़ी थी, जैसे उसने कोई बड़ा त्याग नहीं बल्कि अपना सामान्य कर्तव्य निभाया हो। तभी पुलिस ने गिरफ्तार किए गए गांव के दबंगों को भट्टे पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरे गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति रोते हुए आगे आया और बोला, बहू, हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर तुम्हारा घर उजाड़ दिया। लेकिन सीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपनी नजर झुका ली। रवि ने पहली बार कलेक्टर के अधिकार के साथ नहीं बल्कि एक पति के दर्द के साथ कहा, आज कानून अपना काम करेगा। किसी गरीब का हक छीनने वालों को अब कोई नहीं बचा सकता। उसने अवैध कब्जा हटाने, जमीन वापस दिलाने, सभी दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने और ईंट भट्टे के मालिक सहित पूरे गिरोह की संपत्ति की जांच का आदेश दे दिया। कुछ ही घंटों में बुलडोजर गांव पहुंचे और वर्षों से कब्जा की गई रवि की पुश्तैनी जमीन मुक्त करा दी गई। पूरा गांव ये दृश्य देख रहा था। जिन लोगों ने कभी रवि और सीता का मजाक उड़ाया था, आज वही लोग शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। इसके बाद रवि सबके सामने सीता के पास गया। उसकी आंखों में सम्मान, प्रेम और अपराध बोध एक साथ था। उसने कहा, आज लोग मुझे कलेक्टर कहते हैं, लेकिन सच ये है कि इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार सबसे पहले तुम्हारा है। अगर तुम्हारा त्याग न होता तो मैं आज भी शायद उसी टूटी झोपड़ी में सपने देख रहा होता।
ये सुनते ही पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि सम्मान के आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे किसी सम्मान की जरूरत नहीं रवि, मुझे बस इतना सुकून चाहिए कि अब किसी और सीता को अपने पति के सपनों की कीमत अकेले अपने आंसुओं से न चुकानी पड़े। उसके इन शब्दों ने वहां मौजूद हर इंसान का सिर झुका दिया। उसी क्षण रवि ने मन ही मन एक ऐसा फैसला लिया जो केवल उसकी और सीता की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे जिले के हजारों गरीब मजदूरों की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली ही सुबह पूरे जिले में एक ऐसी खबर फैल गई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जिला मुख्यालय के सभागार में एक विशेष जनसभा बुलाई गई थी, जहां जिले के सभी अधिकारी, गांवों के प्रधान, सामाजिक संगठन, पत्रकार और हजारों ग्रामीण मौजूद थे। मंच पर कलेक्टर रवि के साथ सीता भी बैठी थी, लेकिन इस बार वो ईंट भट्टे की मजदूर नहीं, बल्कि उस महिला के सम्मान के साथ बैठी थी जिसके त्याग ने एक कलेक्टर को जन्म दिया था। कार्यक्रम शुरू होते ही रवि मंच से नीचे उतरा और सबके सामने सीता के चरणों में झुक गया। पूरा सभागार कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिले का कलेक्टर अपनी पत्नी के सामने इस तरह सिर झुका देगा। रवि की भर्राई हुई आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आज मैं किसी अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि उस पति के रूप में खड़ा हूं जिसने अपनी पत्नी के त्याग की गहराई बहुत देर से समझी। लोग मेरी सफलता की कहानी सुनते हैं, लेकिन असली नायिका हमेशा सीता रही है। जब मैं किताबों के बीच अपने सपने बुन रहा था, तब ये धूप में जलकर, भूखी रहकर और अपमान सहकर मेरे सपनों को जिंदा रख रही थी। अगर इसने अपने सुख, अपने गहने, अपना घर और अपनी जवानी कुर्बान न की होती, तो मैं आज इस कुर्सी पर नहीं बैठा होता। ये सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। तालियों की गड़गड़ाहट देर तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद रवि ने मंच से कई बड़े फैसलों की घोषणा की। जिले के सभी ईंट भट्टों की दोबारा जांच होगी। किसी भी मजदूर से बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी। हर मजदूर का बैंक खाता खुलवाया जाएगा। महिलाओं की मजदूरी सीधे उनके खातों में जाएगी और जिन परिवारों की जमीन छल से छीनी गई है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उसने सीता स्वाभिमान योजना की शुरुआत की, जिसके तहत मजदूर महिलाओं के लिए आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पूरे सभागार में तालियों की गूंज फिर से उठी। उधर पुलिस की जांच भी पूरी हो चुकी थी। अदालत में पुख्ता सबूत पेश किए गए और रवि सीता को अलग करने वाले सभी दोषियों को उनके अपराध के अनुसार सजा मिली। ईंट भट्टे के मालिक को मजदूरों का शोषण करने, अवैध मजदूरी कराने और कानून तोड़ने के आरोप में जेल भेज दिया गया। रवि ने अपनी पुश्तैनी जमीन वापस मिलने के बाद सबसे पहले वहां कोई आलीशान बंगला बनाने से इनकार कर दिया। उसने उसी जगह गरीब बच्चों के लिए एक आधुनिक विद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी का केंद्र बनवाने का फैसला किया, ताकि किसी और गरीब युवक का सपना पैसों की कमी से अधूरा न रह जाए। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि उसने ये निर्णय क्यों लिया, तो उसने मुस्कुराकर सीता की ओर देखा और कहा, जिस जमीन ने मेरा सपना छीना था, अब वही जमीन हजारों सपनों को उड़ान देगी। कुछ दिनों बाद रवि और सीता 15 साल बाद पहली बार अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह पहुंचे। वहां अब केवल टूटी हुई दीवारों के निशान बचे थे। सीता ने मिट्टी उठाकर अपनी हथेली में रखी और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। रवि ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब ये मिट्टी आंसुओं की नहीं, नई शुरुआत की गवाह बनेगी। उसी शाम पूरे गांव के लोगों ने दोनों का सम्मान किया। जिन लोगों ने कभी उनका मजाक उड़ाया था, वही आज उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। सीता ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने केवल इतना कहा, नफरत इंसान को छोटा बनाती है, लेकिन क्षमा उसे भीतर से बड़ा बना देती है। उसके शब्द सुनकर पूरे गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब समझ चुके थे कि सच्ची जीत पद, पैसा
या ताकत की नहीं, बल्कि चरित्र और त्याग की होती है। लेकिन किस्मत ने अभी इस कहानी का अंतिम अध्याय बाकी रखा था। अगले ही दिन रवि के कार्यालय में एक ऐसा सरकारी पत्र पहुंचा जिसने न केवल उसके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान उसके सामने ला खड़ा किया, बल्कि सीता के वर्षों पुराने त्याग को पूरे देश के सामने अमर करने का रास्ता भी खोल दिया। अगली सुबह जिला कलेक्ट्रेट में हमेशा की तरह काम चल रहा था कि तभी राज्य सचिवालय से एक विशेष सरकारी पत्र रवि के कार्यालय पहुंचा। पत्र पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसमें लिखा था कि जिले में मजदूरों, महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए किए गए असाधारण कार्यों तथा सीता स्वाभिमान योजना की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार रवि को सम्मानित करना चाहती है। लेकिन रवि ने तुरंत उत्तर भेज दिया कि यदि इस सम्मान की असली हकदार किसी को माना जाना चाहिए तो वो उसकी पत्नी सीता है, क्योंकि उसने बिना किसी पहचान, बिना किसी पुरस्कार और बिना किसी शिकायत के 15 वर्षों तक त्याग, धैर्य और प्रेम की ऐसी मिसाल कायम की है जिसे कोई सम्मान छोटा नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों बाद जिला मुख्यालय में भव्य समारोह आयोजित हुआ। हजारों लोग मौजूद थे। मंच पर मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, समाज सेवी और मीडिया के लोग बैठे थे। जब संचालक ने सीता का नाम पुकारा तो वो साधारण सूती साड़ी पहनकर सिर झुकाए धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर वही सादगी थी जिसने कभी रवि को अपना बना लिया था। पूरा सभागार खड़ा हो गया और देर तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। सम्मान ग्रहण करते समय सीता ने माइक के सामने आकर केवल इतना कहा, पति पत्नी का रिश्ता जीत और हार का नहीं, भरोसे का होता है। अगर विश्वास जिंदा रहे तो समय की सबसे लंबी दूरी भी एक दिन खत्म हो जाती है। मैंने कोई बलिदान नहीं दिया, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। उसके शब्द सुनकर मंच पर बैठे कई लोगों की आंखें भर आईं। समारोह के बाद रवि और सीता सीधे अपने गांव रामपुर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक शानदार बंगला नहीं बनवाया, बल्कि उसी स्थान पर एक पुस्तकालय, निःशुल्क अध्ययन केंद्र और गरीब छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति कार्यालय की स्थापना करवाई। मुख्य द्वार पर एक पत्थर लगाया गया जिस पर लिखा था, सपने अमीर या गरीब नहीं होते, उन्हें सच करने वाला हौसला होता है। धीरे धीरे ये स्थान पूरे जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। हर साल सैकड़ों गरीब बच्चे वहां पढ़कर बड़े अधिकारी बनने लगे। दूसरी ओर ईंट भट्टे पर काम करने वाले सभी मजदूरों का पुनर्वास कराया गया। उन्हें पक्के घर, उचित मजदूरी, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। रवि जब भी किसी सरकारी कार्यक्रम में जाता तो हमेशा कहता, अगर किसी अधिकारी को सच में जनता का दर्द समझना है तो उसे पहले उन लोगों की आंखों में झांकना सीखना होगा जिन्होंने जीवन भर केवल संघर्ष देखा है। और जब भी कोई सीता से पूछता कि उसे अपने 15 वर्षों के संघर्ष का सबसे बड़ा इनाम क्या मिला, तो वो मुस्कुराकर रवि की ओर देखती और कहती, मुझे कभी कलेक्टर पति नहीं चाहिए था, मुझे तो बस वही इंसान वापस चाहिए था जिसने एक दिन मेरी हथेली पकड़कर कहा था कि हम हर मुश्किल साथ झेलेंगे। आज मुझे मेरा वही रवि वापस मिल गया है। ये सुनकर रवि की आंखें हर बार नम हो जाती। समय बीतता गया, लेकिन उनकी कहानी केवल एक पति पत्नी की कहानी बनकर नहीं रह गई। वह त्याग, विश्वास, प्रेम, धैर्य और सच्चे रिश्ते की ऐसी मिसाल बन गई जिसे सुनकर हर इंसान ये समझने लगा कि जीवन में दौलत और पद से कहीं अधिक मूल्य उस इंसान का होता है जो कठिन से कठिन समय में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता। कहते हैं कि किस्मत देर से न्याय करती है, लेकिन जब करती है तो वर्षों का अंधेरा भी एक पल में मिट जाता है। रवि और सीता की कहानी भी यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता और ईश्वर के घर देर हो सकती है, लेकिन इंसाफ कभी अधूरा नहीं रहता। इसी विश्वास के साथ दोनों ने अपना शेष जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी अमर प्रेरणा बन गई जिसे सुनने वाला हर व्यक्ति अपने रिश्तों की कीमत पहले से कहीं अधिक समझने लगा।
रवि और सीता की कहानी पूरे राज्य में मिसाल बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी लोकप्रियता को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनने दिया। सम्मान और पुरस्कार मिलने के बाद भी दोनों पहले की तरह सादगी से जीते रहे। हर रविवार रवि बिना किसी सरकारी तामझाम के उसी अध्ययन केंद्र में पहुंच जाता, जहां गरीब परिवारों के बच्चे सिविल सेवा, पुलिस, बैंक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। सीता उन बच्चों के लिए अपने हाथों से भोजन बनवाती और हर छात्र से एक ही बात कहती, सपने देखने से पहले अपने माता पिता के संघर्ष को समझो, क्योंकि उनके त्याग से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। धीरे धीरे उस केंद्र से दर्जनों युवाओं का चयन सरकारी सेवाओं में होने लगा। जब भी कोई छात्र सफलता हासिल करता, वो सबसे पहले रवि और सीता के चरण छूने आता। एक दिन उसी ईंट भट्टे का एक मजदूर अपनी बेटी को लेकर उनके पास पहुंचा। उसकी बेटी ने मेहनत करके प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली थी। वो रोते हुए बोली, मां जी, अगर उस दिन आपने हमारे लिए आवाज न उठाई होती तो मैं आज भी ईंटें ढो रही होती। ये सुनकर सीता की आंखें भर आई। उसने उस लड़की को गले लगाकर कहा, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम किसी और गरीब की जिंदगी बदलो। समय बीतता गया और रामपुर गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जहां कभी टूटी झोपड़ियां थी, वहां अब पक्के मकान थे। जहां मजदूरों का शोषण होता था, वहां अब छोटे छोटे उद्योग खुल चुके थे। गांव के बच्चे स्कूल जाने लगे, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बन गए और किसानों को उनकी जमीन का पूरा अधिकार मिलने लगा। एक शाम रवि और सीता उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां शादी के कुछ दिन बाद उन्होंने भविष्य के सपने देखे थे। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है सीता, लोग कहते थे कि गरीब आदमी कलेक्टर बनने का सपना नहीं देख सकता। सीता हल्का सा हंसी और बोली, मुझे तो हमेशा पता था कि मंजिल तुम्हें मिलेगी, बस रास्ता बहुत कठिन होगा। रवि ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, अगर उस रास्ते पर तुम साथ न होती तो मैं कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। दोनों कुछ देर तक डूबते सूरज को देखते रहे। हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी जिसने कभी उनके संघर्ष को जन्म दिया था। तभी अध्ययन केंद्र के सैकड़ों छात्र हाथों में दीपक लेकर वहां पहुंचे। किसी ने पहले से कोई योजना नहीं बनाई थी, लेकिन सभी ने एक साथ दीप जलाकर रवि और सीता के सामने रख दिए। पूरा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। एक छात्र आगे बढ़ा और बोला, सर, आपने हमें पढ़ना सिखाया, लेकिन मैडम ने हमें इंसान बनना सिखाया। ये सुनते ही रवि की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि सबसे बड़ा पद कलेक्टर का नहीं, बल्कि किसी की उम्मीद बनने का होता है। कुछ वर्षों बाद जब रवि अपनी सेवा के अंतिम दिनों में पहुंचा, तो उसने अपने विदाई भाषण में कहा, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई सरकारी पुरस्कार नहीं, बल्कि यह है कि आज मेरे जिले में कोई भी गरीब बच्चा केवल पैसों की कमी के कारण अपना सपना नहीं छोड़ता। उसके शब्द सुनकर पूरा सभागार खड़ा हो गया। सेवा से निवृत्त होने के बाद भी रवि और सीता ने आराम की जिंदगी नहीं चुनी। वे गांव गांव जाकर शिक्षा, ईमानदारी और आत्मसम्मान का संदेश देने लगे। लोग उन्हें अधिकारी या सम्मानित दंपति नहीं, बल्कि प्रेरणा का दूसरा नाम मानने लगे। उनकी कहानी किताबों, भाषणों और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रेरक सामग्री का हिस्सा बन गई। वर्षों बाद भी जब कोई युवक कठिन परिस्थितियों में हार मानने लगता, तो लोग उसे केवल एक ही उदाहरण देते, रवि और सीता को याद करो, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि सच्चा प्रेम कभी रास्ता नहीं रोकता, बल्कि मंजिल तक पहुंचने की ताकत बन जाता है। सच्चा त्याग कभी हारता नहीं, बल्कि इतिहास बन जाता है। और जो इंसान अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भूलता, वही सबसे बड़ा इंसान कहलाता है। उनकी कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि हर उस दिल में हमेशा के लिए बस गई, जिसने कभी किसी अपने के लिए चुपचाप त्याग किया हो, या किसी बड़े सपने को सच करने के लिए कठिन रास्ता चुना हो। अगर रवि और सीता की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही भावनात्मक और प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।